सब साथियों को हमारा अभिवादन, लाल सलाम। ये कोरोना के 5 स्तरीय लॉकडाउन के बीच में हमारे साथी जो संघर्षशील हैं, संघर्ष में हैं, आज ये पूरे विश्व में और हमारे देश में एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ मानवता को बचाने के लिए संघर्ष, दोनों ही तेज हो रहा है। और जो मुखौटा है, चाहे सत्ता के साथ हो, चाहे भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के अंदर हो, चाहे पूंजीपतियों के ऊपर हो, चाहे पूंजीवादी समाज का हो, वो आस्ते आस्ते खिसक रहा है। हमें कहा गया शुरू से ही, पहला कि राजनीति नहीं करना है इस वक्त। और आप देखो, बेगूसराय में हमारे साथी की हत्या हुई, 1.5 महीने में दूसरे साथी। मैं उनके सत्य के प्रति श्रद्धा देता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। और ये संघर्ष का ही नतीजा है, चूँकि पूरे विश्व को, चाहे वो इलाकाई तौर पर हो, चाहे वैश्विक पैमाने पर हो, लुटेरे जो हैं वो अपने हाथ में मुट्ठी में लेना चाहता है। वो जो घोषणा होता था ना विज्ञापन में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, अंबानी का वो मोबाइल का, ये प्रकृति को, विश्व को, पूरे विश्व के, पूरे कायनात को वो अपने मुट्ठी में लेना चाहते हैं, मुनाफा के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए। इसके लिए प्रकृति में हमारा निधन यज्ञ चल रहा है और प्रकृति भी उसी तरह से आपदा के स्वरूप बहुत कुछ हमारे सामने आ रहा है। अभी कल मुंबई में आप देखें किस तरह से तूफान, उससे पहले हमारे यहाँ बंगाल में, उड़ीसा में 19-20 तारीख को, इसी कोरोना के बीच में, विश्व के अन्य स्थानों में भी, भागों में भी। लेकिन जो लुटेरे हैं वो अपने लूट से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं आज CPIM के बिहार ये फेसबुक पेज और बिहार के हमारे नेतृत्व को और तमाम जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, फ्रेंड लिस्ट में हैं इस फेसबुक पेज में बिहार CPIM के, मैं सबको स्वागत करता हूं और उन जो विषय आपने चुना इसके लिए धन्यवाद करता हूं। ये कैसा महामारी कोरोना, ये तो विश्व को शोषण करने का एक बहाना बना हुआ है। और हमारा जब संघर्ष रहेगा कोरोना के विरोध में, लोगों को बचाने के लिए, उसी तरह से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलू के दृष्टिकोण से हमारा जो विश्व है उसको बचाना है, मानव सभ्यता को बचाना है। और इसलिए इस पूंजीवादी तंत्र के खिलाफ संघर्ष करना है। चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे ट्रंप हो अमेरिका के, चाहे बोल्सोनारो हो ब्राज़ील में, चाहे अन्य किसी भी भाग में हो, आप ये देखेंगे, चाहे बोरिस जॉनसन हो UK में, चाहे आपके मुख्यमंत्री ले लो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री ले लो बंगाल में, सत्तारूढ़ जो लोग हैं, जो पूंजीवादी शोषण के स्वरूप को दिखाते हैं, वो इस वक्त जनता को बचाने के बजाय जनता के विरोध में जंग घोषणा कर रहे हैं। अभी अमेरिका में आप देखो, आर्मी उतारने की बात की गई, पुलिस की स्थिति आप देखे हैं किस तरह से वहाँ पे ये जो ब्लैक लाइव मैटर्स, जिस तरह से जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया, उसके गले को, दम को घोंट करके, जब वो चीखते रहा, वो एक प्रतीक है। और इसलिए पूरे विश्व में और अमेरिका में तो खास करके इतना विरोध क्यों हो रहा है? ये इसी तरह से गरीब जनता को, शोषित जनता को, हमारे जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, जो प्रांतिक लोग हैं, जिसकी ज़िंदगी को हाशिए में चढ़ाया गया, उनका गले को दबाया जा रहा है। वो पुलिस आपने जो देखा मिनेपोलिस का, वो एक पुलिस नहीं है, एक पुलिस अफसर नहीं है, वो पूरे विश्व का शासन तंत्र और यंत्र का हिस्सा है। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, एक तरफ डर
और भय का माहौल पैदा करना, और दूसरी तरफ हमारी जो भी संपदा है, जैसे अमेरिका में लुटेरे जाकर के वहाँ के रेड इंडियन को, वहाँ के जो आदिवासी थे उनको ख़त्म करके उनका ज़मीन, उनका जंगल, उनका पानी, उनका नहर, उनका तमाम चीज़ को अपने मुट्ठी में लिए, उनको दास बनाए, गुलाम बनाए। और अभी भी जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से जो लोग जाते हैं उनके खिलाफ वो नफ़रत का बीज बोते हैं, रंग भेद करते हैं, जो काले हैं, जो ब्राउन हैं, जो गोरा नहीं है, उसके सहारा लेते हैं, रंग का सहारा लेकर के लोगों के बीच में नफरत का फर्क डालते हैं। अब हम पूरे विश्व के लोग कह रहे हैं कि ब्लैक लाइफ मैटर्स, जैसे वहाँ पे ब्लैक लाइफ मैटर्स है, यहाँ भी आप देखें इंडिया में क्या हो रहा है। यही वही लोग जो वहाँ पे ब्लैक लाइफ मैटर्स लेकर के यहाँ कुछ लोग चीख रहे हैं, जो दक्षिणपंथी हैं, वो अचानक उनको केरल में एक हाथी का मौत मिल गया जो अफसोसनाक है। उसको लेकर पूरे मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेल, केंद्रीय मंत्री के बाद एक के बाद दूसरे मंत्री सब उतर गए। क्या है ना, एलिफेंट लाइफ मैटर्स, बट इन इंडिया नो लाइफ मैटर्स। वहां पे ब्लैक लाइफ मैटर्स अमेरिका में, और यहाँ ह्यूमन लाइफ डज नॉट मैटर, नो लाइफ मैटर। वरना छत्तीसगढ़ के मजदूर परिवार के 12 साल की उम्र के बच्चे तेलंगाना से चल करके मजबूरन, और घर से 12 किलोमीटर दूर में उसकी मौत होती है। अभी 15 साल के नौजवान हमारा बंगाल का 3 दिन रेल के सफर में भूखा और घर पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। शीतल दास, कौन इसका जिम्मेदार? हमारे देश में सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क है। ये कहा जाता था, पहले देखोगे रेल में लिखा रहता है कि रेल हमारी नेशनल प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपदा है। मोदी जी, अमित शाह, पीयूष गोयल, बीजेपी ये प्रमाण किया कि रेल हमारा राष्ट्रीय संपदा नहीं है, किसी का बाप का बपौती है। जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, केरल से लेकर कश्मीर तक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, अरुणाचल, जहां भी फंसे हुए थे, उनको लौटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी ट्रेन का डब्बा। सरकार पूरे ट्रेन के व्यवस्था को, तंत्र को, रेल के मंत्रालय को अपने डब्बे में डाल दिया। इसका मतलब है हमारे जो भी संसाधन है, सुविधा है, वो उनके हित के लिए है। जब वो लॉकडाउन किए, कारखाना बंद किए, कामकाज बंद रहेगा, तो फिर वो कोई भी सामान गरीब मजदूरों के काम में नहीं आएगा, नहीं देंगे वो। और इसलिए हम लोग चीखते रहे। कॉमरेड करीम जो CITU के सेक्रेटरी हैं, वो पहले अवसर में जब विरोधी पक्ष का मीटिंग किया प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट के सदस्यों का, तो हमारे पार्टी के नेता वो बोले वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि आप ये जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घर वापसी करने के लिए विशेष ट्रेन चलाओ। 50 दिन लग गए, सरकार कहे नहीं। फिर कहे बस में जा सकते हैं, जो संभव नहीं है। हमारे देश के रेल एक दिन में 2,73,00,000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ले जा सकते हैं। उनको लॉकडाउन कर दिए, लॉक आउट कर दिए रेल को। सामान ढोए, ट्रेन के मजदूर थे, रेल के मजदूर थे, रेल के ड्राइवर थे, रेल के स्टेशन में लोग थे, सिग्नल मैन थे, रेल के लाइन को, ट्रैक को मेंटेन कर रहे थे हमारे मजदूर भाई। लेकिन वो दूसरे मजदूरों को लेके जाने का उनको इजाजत नहीं था। कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? प्रधानमंत्री पहले जो मीडिया के एडिटर्स हैं, बड़े बड़े अखबार के मालिक, टेलीविज़न चैनल के मालिक, संपादक, फिर जो खिलाड़ हैं, बड़े बड़े खिलवाड़, स्पोर्ट्स पर्सन, फिर जो फिल्म पर्सनैलिटीज़ हैं, कल्चर पर्सनैलिटीज़ हैं, उन लोग से मीटिंग की है। पहले वो विरोधी पक्ष के नेताओं से बात नहीं की है। बाद में जब जो भी मौका मिला तो हमने अपनी मांग को रखा। एक ये
चूँकि काम अगर नहीं रहेगा, रोज़गार अगर नहीं होगा, तो बहुत से लोग या काम की जगह में रहते हैं मजबूरन। अगर जो दुकान में काम करते हैं, ईंट भट्टे में काम करते हैं, वो अगर बंद होगा तो वो जाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ। जो किराए में रहते हैं उनका अगर आमदनी नहीं होगा तो दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, मुंबई में बोलेंगे लोग कि तुम चले जाओ। और ऐसे हुआ। बहुत से लोग हैं जिनको घर में नहीं, दुकान में ही खाना खाना पड़ता है। तो अगर दुकान बंद होगा तो वो खाएंगे क्या। जो हफ्ते में कमाते हैं, रोज़ाने का कमाते हैं, रेहड़ी चलाने वाले लोग, टोटो चलाने वाले लोग, ऑटो चलाने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, ठेला चलाने वाले लोग, रेल स्टेशन में कूली के काम करने वाले लोग, खेत मजदूर, जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो हॉकर्स हैं, जो राजमिस्त्री हैं, लकड़ी के मिस्त्री हैं, जो जो जूता चप्पल का मरम्मती करता है सड़क के किनारे बैठ करके, जब उसका काम बंद हो जाएगा, जो ड्राइवर है वो कहाँ जाएगा। मोदी जी इस देश के ये 40-46 करोड़ जो आबादी है और हमारे मजदूरी जो करने वाले लोग हैं, लेबर फोर्स के 96% लोग ऐसे लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। ना तो उनका पगार का ठीक है, ना उनका छुट्टी है, ना उनका पेड हॉलीडे है, ना उनका प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है, पेंशन है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इसलिए हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब है अगर कोई मजदूर है तो उसका रिहाइश का बंदोबस्त है, क्वार्टर है, उसके लिए अस्पताल का बंदोबस्त है, चिकित्सा का बंदोबस्त है, उसको आने जाने का सफ़र का फ़ायदा है। जो भी वो सब भी काम कर रहे हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग मुनाफा कर रहे हैं, बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं, वो अपने मजदूरों को तो ये सुविधा देते नहीं हैं। और ज़्यादातर काम वो खुद नहीं करा करके कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए, ठेकेदार के ज़रिए, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट के ज़रिए, इनफॉर्मल सेक्टर के ज़रिए वो ज़्यादा काम करवा लेते हैं। उदारीकरण में ये और ज़्यादा बड़ा है। मोदी जी को सिर्फ बैल्कॉनी दिख रहा था, इसलिए वो कह रहे थे बैल्कॉनी में ताली मारो, बैल्कॉनी से थाली बजाओ, पटाखे फोड़ो। जब आनंद विहार में लोग उतरे, जब मुंबई के बांद्रा में लोग उतरे, जब सूरत में लोग उतरे, जब देश के अन्य भागों में सड़क में उतरे, तो भी सरकार और मीडिया नज़रअंदाज करने लगी। आप ये सब जो मीडिया जो जय श्री राम का प्रचार करते हैं और अमित शाह का प्रचार करते हैं, बीजेपी का प्रचार करते हैं और रोजाना हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चाइना लड़ाते हैं और हिंदू मुसलमान का दंगा करवाते हैं, वो मीडिया का स्वरूप आपने देखा। गरीब मजदूरों का चेहरा नहीं दिखाए। उस वक्त वो स्मृति ईरानी के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे। उस वक्त वो टेलीविज़न चैनल में बैठ करके सैफ अली खान का बेटा पॉटी किया कि नहीं, वो किस दे सकता है कि नहीं, वो लेकर चर्चा कर रहे थे। देश के मंत्री बैठ करके लूडो खेल रहे थे घर में, क्योंकि वो समझे हम तो ठीक है, बाकी लोग जाए भाड़ में। तब लाल झंडे का ज़रूरत हुआ। मैं सलाम पेश करता हूँ, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे गुजरात में हो, महाराष्ट्र के किसी भाग में हो, पूना में, मुंबई में और भी किसी जगह पर, केरल में, खास करके जम्मू से कश्मीर से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक, CITU, किसान सभा, खेतिहर मजदूर संगठन, खास करके SFI, DOFI, महिला संगठन, कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन और जो भी वामपंथी लोग थे, और सिर्फ वामपंथी नहीं, उनके साथ और भी जो भी मानवदर्दी लोग हैं वो सब उतरे। सरकार लोगों को मारने में तुली थी और देश की जनता ने कहा कि हम लोगों को मरने नहीं देंगे। ये 2 महीना एक बड़ा संघर्ष हुआ, जो संघर्ष पूरे देश को एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ना था। हमें लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन के अंदर रिलीफ ऑपरेशन में लगाना पड़ा वो एनर्जी ऑन टाइम। और सरकार और बीजेपी उस समय तबलीग जमात, निजामुद्दीन, हिंदू मुसलमान ये करने में लगे हुए थे। आज जैसे नागरिकता संशोधनी कानून, NRC, NPR, CA के विरोध में जो लोग भी मानव अधिकार संगठन, जनतांत्रिक संगठन जो एक्टिविस्ट थे, उनको चाहे जामिया मिलिया के स्टूडेंट हो, चाहे JNU के स्टूडेंट हो, उनको वो पकड़ धकड़ में और फर्जी मुकदमे में फंसाने में लगे हुए हैं। और मीडिया इसी को फिर बहुत बड़ा साजिश का पर्दाफाश इस तरह से दिखाने में लगे हुए हैं। ये कोरोना के विरोध में लड़ाई नहीं है। कोरोना के आड़ में एक जनता की एकता को तोड़ना और गरीब जनता को चून चून के मारना,
और ये मजदूर कौन है? चाहे वो अक़लियत हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ा हो, क्योंकि सामाजिक आर्थिक रूप से यही तो सबसे ज़्यादा मजबूर है। और वो महिलाएं हों और ग्रामीण हों। मैं शुरू के दिन में कहा था, जब ये जो बीजेपी वाले भारत माता की जय बोलते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत की वो कविता है, भारत माता ग्रामवासिनी। कौन भारत माता? जो बेटी बीमार बाप को 1200-1300 किलोमीटर चल करके, साइकिल चला करके झारखंड ले आई गुड़गांव से, वो भारत माता है। जो बूढ़ी माँ अपने नातिन नतनी को लेकर के पैदल चल पड़ी, वो भारत माता है। जो खेत में, खलियान में पाँव डुबोकर पानी में बीज बोते हैं, जो ईंट भट्टे में सर में ईंट उठाते हैं, जिनके पाँव में कादा है, सर में धूप है, तन में पूरा सा कपड़ा भी नहीं है, पेट में भूख है, वो भारत माता है। हमारे लिए गोरी, चिकनी, चौड़ी, कहने से लदी हुई, देवी के शक्ल की, कोई यूरोपियन से मिलता हुआ चेहरा, जिसको वो कैलेंडर के फोटो में लगाते हैं, वो भारत माता नहीं है। भारत माता का चेहरा पिछले 2 महीना देश की जनता ने देखी। उदारीकरण के दौर में ऐसे समझाया गया था मीडिया के ज़रिए, साहित्य के ज़रिए, फिल्म के ज़रिए, जो एनआरआई ही इंडियंस हैं, मॉल के भीड़ के लोग ही इंडियंस हैं। वो जो मॉल में सिक्योरिटी गार्ड है, उसका परिवार नहीं है। वो जो मॉल को साफ करता है, झाड़ू देता है, उसका परिवार नहीं है। वो जो माल ढोता है, जो रिक्शा चलाता है, उसका परिवार भारतवासी नहीं है। इसी लॉकडाउन के समय जो असल भारत है, जो ग्रामीण भारत है, उसके अंदर जो पलायन के कारण शहर में आकर बसे हुए हैं थे अपने रोज़ी रोटी के लिए, उनका चेहरा बहुत से नए पीढ़ी के लोग पहली बार देखे। सोशल मीडिया के मूवमेंट, वामपंथियों के मूवमेंट, मानवदर्दी संगठन, एनजीओ के मूवमेंट और कुछ पत्रकार जो इस घटनाओं को रिपोर्ट करने लगे, उनके ज़रिए देश के लोगों को मालूम हुआ। देखो, ये याकूब अली बोल रहे हैं दिल्ली CITU की तरफ से। बिल्कुल, सबसे पहले CITU दिल्ली, उन्होंने कमेटी बनाई, एक अकाउंट खोला, लोग उसमें पैसा भी डाले, और वो लोग अपने तरीके से अपने फंड से लगा करके स्टूडेंट वॉलंटियर, यूथ वॉलंटियर, यंग वर्कर, वो मजदूर वर्ग को बचाने के लिए चारों तरफ दौड़े, बचाए। एक फ़ोन हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पहुँच गए। हमारे देश में जो लोग ये कह रहे थे चलो वामपंथी है नहीं कुछ, अरे एक वामपंथी कुछ है बोल करके आज इस देश में मानवता बची हुई है। ये रिलीफ वर्क में लोग उतरे। दक्षिण पंथा ये काम नहीं करते हैं। RSS वाले कुछ फ़ोटो उठाने के लिए फ़ोटो ऑप्शन देते हैं, लेकिन वो व्यस्त थे उस वक्त तबलीग जमात लेकर के प्रचार करने में। जो लोग गोली मारो सालों को बोल रहे थे, वो बीमारी के वक्त में लॉकडाउन के समय पर अरे साले समझ कर ही उनको खाना लेकर के नहीं पहुंचे उनके पास, उनका चेहरा देखने को नहीं मिला। और दिल्ली पुलिस IC घोष को, जो वो कोमल शर्मा और बाकी जो लोग मारने गई थी, उनका चेहरा आज तक उनका निकाब हटाया नहीं, उनको पकड़ा नहीं, और फर्जी मुकदमा हमारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट के ऊपर लगाया। सत्ता का चेहरा सामने आ गया, लेकिन अपने आप नहीं आता है। हमने उदाहरण देखे, चाहे चीन हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे छोटा सा मुल्क लाओस हो, चाहे क्यूबा हो, चाहे हमारे एक पूंजीवादी समाज के अंदर, इसी संविधान के अंदर रह करके एक अंग राज्य केरला। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है, वामपंथा का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है, समाज को लेकर सामाजिक रूप से एक आंदोलन खड़ा करके किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है, उसका उदाहरण पेश किया गया। इतने दिन फालतू हमें गुजरात मॉडल कहा जा रहा था। आज गुजरात मॉडल औंधे मुंह पड़ा हुआ है। कोई मीडिया की हिम्मत नहीं है कि गुजरात के नाम लिख करके लिखे। अमित शाह अभी बिहार में रैली करने आ रहे हैं, वर्चुअल रैली, बिहार का चुनाव बोल करके। बंगाल में रैली करने आ रहे हैं, वर्चुअल रैली। असेंबली चुनाव है जहाँ पे उनके अंदर अगर थोड़ा सा इंसानियत बचा हुआ होता
जो नहीं है, थोड़ा सा शर्मिंदगी अगर होती तो अभी अहमदाबाद में आकर के, जहां से वो एमपी हैं, अहमदाबाद, गुजरात, जहां से उठकर आए हैं, वहां के जो लोग मर रहे हैं लाइलाज, टेस्ट नहीं हो रहा है, लूटा जा रहा है, लाश गायब किया जा रहा है, उनके लिए वहां पे वो कहते हैं हम संघी हैं और संघी मानवता की काम करते हैं। उनका चेहरा हम नहीं देखे। मोदी गए, अमित शाह गए, उनके संगठन गई। अहमदाबाद में लोग फंसे हुए थे, बंगाल बिहार के लोग, हमारे साथी वहां पे ढूंढ के निकाल करके उन लोगों को कहा गया कि कुछ मदद करो। अहमदाबाद म्यूनिसिपलिटी में पानी का काम में कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, छटनी हो गया, काम नहीं। राजकोट में, सूरत में रात दिन पिछले 2 महीना फोन आने लगा। वो अपने गुजराती लोगों को नहीं देखे, गुजरात के बासिंदों को नहीं देखे, वो प्रवासी मजदूरों को क्या देखेंगे। और दूसरी तरफ केरल, उन्होंने कहा ये हमारे अतिथि हैं। पहला केस केरल में आया इसी 2020 के जनवरी के 30 जनवरी को। उस वक्त नमस्ते ट्रंप कर रहे थे मोदी अमित शाह, गुजरात में स्टेडियम सजा रहे थे ट्रंप को आबाद के लिए। फरवरी महीना, मार्च महीना लग गया, दीवार बना रहे थे कि गरीबी नहीं देखने को मिले। जो अमेरिका से गरीबी छुपा रहे थे, आज वो अमेरिका के ट्रंप वो जनता के रोष से बचने के लिए बंकर के नीचे मुंह छुपा रहे हैं। और मोदी जी अपना 12 साल का मुख्यमंत्रित्व और 6 साल का प्रधानमंत्रित्व का जो गुजरात मॉडल है, उसके गरीबी को छुपाने के लिए दीवार उठा रहे थे। हम वामपंथी शुरू से कहते आए हैं कि स्वास्थ्य सेवा में आप जीडीपी का हिस्सा बढ़ाओ। कोई भी पूंजीवादी सरकार जो मुनाफा के लिए है, वो निजी व्यवस्था करना चाहती है, इंश्योरेंस की बात करती है। स्वास्थ्य के मतलब किस तरह से दवाई के कंपनी, प्राइवेट हॉस्पिटल नेटवर्क किस तरह से मुनाफा करे, वो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वो बढ़े। आज वो सब देश बच गया जिसका कुछ ना कुछ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, जो सेवा प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य सेवा, उसका ढांचा तैयार रखना पड़ता है। क्यूबा, फिदेल कास्ट्रो की दूरबीनी, समाजवादी सोच, मानवतावादी सोच, उन्होंने वो बनाया, वो अपने देश को ही बचाए। और जो लोग उनके खिलाफ सैंक्शन में हिस्सेदार थे, अमेरिका के साथ थे, वो पूंजीवादी यूरोपीय देश में भी अपने टीम को भेजे। अमेरिका पश्चिम एशिया से लेकर बाकी सब जगह अपनी फौज भेजते हैं। आज वो अपनी जान को बचा नहीं पा रहे हैं। वो भारत चीन के संपर्क को किस तरह से सुधारा जाए, उसमें मुदाखलत करना चाहते हैं। अपने देश की जनता की जो परेशानी है उसको दूर करना नहीं चाहते। और क्यूबा टैंक नहीं भेजे, F-16 नहीं भेजे, वो डॉक्टर नर्स भेजे, दवाई भेजे। वाम पंथा जान बचाने के लिए है, दक्षिण पंथा जान लेने के लिए है। मोदी अमित शाह इस बात का प्रमाण कर चुके पिछले 2 महीने में। वो मानव जीवन को बचा नहीं सकते, लेकिन मानवता की हत्या कर सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ साथ किसान, खेती करने वाले लोग, छोटे दुकानदार, छोटे कारोबारी, जो कर्मचारी, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, उनका आमदनी क्या होगा, उनका चलेगा कैसे, इस बारे में भी वो लॉकडाउन में कुछ नहीं सोचे। बाद में जब दबाव बढ़ा तो घोषणा किए 20 लाख करोड़। आपको याद होगा पिछले बिहार के चुनाव में मोदी जी रैली कर रहे थे, कितना दूं, 80,000 नीलामी और था, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़। जैसे गुजरात में किसी का बाप का बपौती है, वहाँ से वो पैसा निकाल करके बिहार को देंगे। वो पैकेज आज तक आपको मिला। उसी तरह से 20 लाख करोड़ का अभी बंगाल के चुनाव में असेंबली का इस वक्त भी यहाँ से ऐसे करेंगे, वो पैकेज दिखाएंगे। लेकिन ये 20 लाख करोड़ के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया भी बजट से जनता के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोज़गार के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए, भत्ते के लिए या खुराक के लिए
नहीं है। जो बजट में घोषित था उसका ही हिस्सा वो फिर से दोबारा पैकेज करके बताए। ये लोग तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। आपको ये बात समझना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल ये बात मानना पड़ेगा। हम पिछले 6 साल से कह रहे थे हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। पिछले साल आपको याद है जब हमारा जीडीपी नीचे, बेरोजगारी 50 साल से सबसे ज़्यादा ऊपर, जब बैंकों का दिवाला निकल रहा है, जब रोजगार नहीं है, जब कृषि का संकट बढ़ रहा है, आर्थिक संकट को बीजेपी वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। आपके सुशील मोदी, पता नहीं अभी वो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा यह सावन भादों का खेल है, ऊपर चढ़ाव होता रहता है। वो आर्थिक संकट को माने नहीं। हमारा लास्ट क्वार्टर पिछले साल का जीडीपी नीचे गोता खा रहा था, हिसाब का तमाम हेरा फेरी करने के बावजूद भी। कोरोना आने से पहले ही हमारा देश का आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ा हुआ था, उसके ऊपर कोरोना आया। कोविड जैसे महामारी को लड़ने के लिए एक वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक मानसिकता, समाज सचेतनता, शिक्षा, और जैसे मैं कहा कि राष्ट्रीय उद्योग से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का व्यवस्था, और गण उद्योग, जन उद्योग, ये ज़रूरी होता है। वो केरला दिखाया। उससे हम क्या देखें, ट्रंप के आगे आने से पहले, आने के बाद आरएसएस बीजेपी वाले कह रहे थे गौमूत्र पार्टी कर रहे थे, गोबर से स्नान करने की बात कर रहे थे। जब लॉकडाउन घोषणा हुआ तो तिथि नक्षत्र देख करके मोदी जी क्या मास्टर स्ट्रोक किए हैं, राहु केतु कौन कहाँ जाएगा उसके मुताबिक। और इस ताली बजाने के बाद कोरोना का विसर्जन जुलूस भी निकल गया गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, जोगी राज में। और लॉकडाउन का मतलब वो समझे पुलिस राज, कानून को और भी कड़ा करो, जन अधिकार को छीन लो, मानव अधिकार को हत्या कर लो, लोकतांत्रिक अधिकार को छीन लो। उनको मौका मिला, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग बोले, हम शुरू से कहें इसको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, इसको बोलो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल सॉलिडारिटी। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही, चूँकि ये जिस तरह से फैलता है इस बीमारी, तो एक से दूसरे के अंदर दूरी बनाए रखना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा, साबुन से हो, सैनिटाइजर से हो, साफ करना पड़ेगा, रूबरू होकर के बातचीत ना करें, छुए नहीं ज़्यादा। इसके लिए एक जन चेतना अभियान करना पड़ता है। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता हो, चाहे मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये सब लोग टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, विज्ञापन, होर्डिंग, सरकारी पैसा, खजाना का इस्तेमाल किए, उनका चेहरा किस तरह से प्रोमिनेंटली सामने आए। विरोधी पक्ष सवाल नहीं उठा पाएंगे, कोई किस्म का राजनीतिक कर्मकांड नहीं होगा, कोई 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं होंगे, लेकिन एपिसोड के बाद एपिसोड की तरह निर्मला सीतारामन रोज भाषण देते रहेंगे, 5 दिन लगातार घोषणा चलेगा। प्रधानमंत्री मन की बात से धन की बात सब करेंगे, दूर से रह करके। मुख्यमंत्री विज्ञापन देते रहेंगे, और गुजरात से लेकर बंगाल तक इसी में किस तरह से फायदा हो, मास्क की धांधली हो, वेंटिलेटर का धांधली हो। गुजरात में आपने देखा पीपी किट किस तरह से घटिया किस्म का खरीद करके फायदा किया जाए, किस तरह से टेस्ट का जो किट है वो जाली हो, ये लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर कंपटीशन चलता रहा। लोग समझे चलो कितना अच्छा राजनीति हो रहा है, मोदी के साथ ममता का कितना लड़ाई हो रहा है। अरे वो कमाने का धंधा का, और उसका उदाहरण है पीएम केयर फंड। अरे प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है पीएमएनआरएफ, हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपना अलग सा फंड है, उसको और ऑगमेंट किया जाता, बढ़ाया जाता। सरकार कहती कि हम अपने खजाने से इतना रुपया और दे रहे हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड में, पीएम ही सही, लेकिन उसके बजाय एक प्राइवेट ट्रस्ट का फंड बनाया गया तमाम सरकारी सुविधाओं के साथ।
लेकिन इसलिए प्राइवेट कि उसमें जो ऑडिट नहीं होगा। बीजेपी वाले शुरू से ही वो अपना पॉलिटिकल ऑडिट, अपना फाइनेंशियल ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए वो चुनावी फंड के लिए जो व्यवस्था थी उसको हटा करके वो इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम किए थे कि कौन पूंजीपति कहाँ से कितना रुपया दे रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। और पीएम केयर फंड नाम से पीएम केयर, और दूसरी तरफ झूठ। प्रधानमंत्री अपने दूसरे भाषण में ये कहे थे, जब लोग सड़क में उतरे आए थे, जब पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे थे मीलों, प्रधानमंत्री ने झूठ कहा कि जिसकी जितनी ज़रूरत है, जो ज़रूरत है, हमारी सरकार सबको पूरा करने की कोशिश कर रही है। ट्रेन की ज़रूरत है, गाड़ी की ज़रूरत है, नहीं दे रहे हैं। राशन की ज़रूरत है, नहीं दिए। अभी भी इतने दिन बाद, 2 महीना बाद सरकारी आंकड़ा आया है कि वो जो प्रधानमंत्री खाद्य योजना घोषणा किया गया था ना, 14.5 करोड़ लोगों को पिछले 2 महीना राशन, मई महीने में राशन नहीं मिला। अप्रैल महीने का हिसाब था। बोले क्यों उतर रहे? सब लोग अपने अपने जगह पे रह सकते थे। जो प्रवासी मजदूर हैं उनके अंदर 96% लोगों को राशन नहीं मिला। 90% लोगों को पका हुआ खाना नसीब नहीं हुआ। तब वो रोटी आप देखे थे, बिखरे हुए थे किस तरह से रेल के पटरी पर। और ये अमीर औलाद, अमीर ज़्यादा लोग ये कह रहे थे कि वो रेल के पटरी से चल रहे हैं, क्यों? रास्ता तो है। उनको नहीं मालूम, वो आदिवासी, वो पिछड़े हुए लोग, वो ये एनिमल इंस्टिंक्ट है। जब वो अपना घर लौटते हैं, वो जिस रास्ते से गए थे वो भटक नहीं जाए, उसी रास्ते से वापस आते हैं। वो समझे थे रेल तो हमारा राष्ट्रीय संपदा है, मोदी जी अगर उसको बंद कर दिए हैं तो रेल का पटरी तो राष्ट्रीय संपदा है, और वही हमें स्टेशन तक पहुंचाएगी, रास्ता घर तक। ये एनिमल इंस्टिंक्ट इसलिए होता है, जो हाथी होते हैं, जो दूसरे जानवर परिंदे होते हैं, ये जो प्रवासी जो परिंदे होते हैं, वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। जिस रास्ते से आप जब देखेंगे वो एनिमल प्लैनेट डिस्कवरी चैनल, तो वो जब माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जिस रास्ते से, जिस जंगल से होकर जाते हैं, जिस नदी पार होकर के, वो उसी रास्ते से फिर वापस आते हैं। इनको कौन समझाएगा? सड़क हादसे में लोग मारे गए 100 से ऊपर। उस वक्त पुलिस राज कायम किया गया, जोगी राज। लाठी चलाओ, उनके ऊपर जहर डालो, उनको अरेस्ट करो, फाइन करो, उनको नील डाउन करो। मतलब एक इंसान का जो इंसानियत है उसको किस तरह से हत्या किया जाए, उसकी जो डिग्निटी है, जो मर्यादा है, उसको ख़त्म किया जाए कि तुम्हारा हक नहीं है। जो सड़क में उतर रहे चढ़े उनको नील डाउन किया गया, कोई को क्रॉलिंग किया गया, कोई को कहा गया तुम जो स्कूल में ही बच्चों को उस तरह से सजा देना पाप है, जो सड़कों पे है, भारत के सड़कों पर हुआ और पुलिस के द्वारा हुआ, और ख़ास करके जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ हुआ। और फिर कहते हैं कि राजनीति मत करो। बेशक हम जमायत नहीं कर सकते, लेकिन हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए, और भी ज़्यादा करना है, अपनी बातों को बोलना है। खामोश रहना पाप है। इसी लॉकडाउन के समय ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम पर देखो आप अमेरिका में कितने हजारों लोग सड़क में उतरे। जब जानलेवा हमला होता है तो जान का परवाह चला जाता है। ये शिक्षा है। मैं कोरोना के से लड़ने के बारे में कह रहा था। वियतनाम को उदाहरण क्यों दिया? वियतनाम अमेरिका की तरह बड़े देश के साथ आज नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, लड़े बरसों हो ची मिन के नेतृत्व में, आज़ाद किए मुल्क को, सबसे ताकतवर देश, और जिनके पास हथियार नहीं है, जनता इकट्ठा होकर के लड़े। तो उससे सिर्फ एक देश आज़ाद नहीं हुआ, मानसिकता आज़ाद हुआ, गुलामी मानसिकता नहीं रहा, ये भक्त मंडली जैसे नहीं बने, वैज्ञानिक सोच आया, मार्क्सवाद लेनिनवाद की समझ, हो ची मिन की शिक्षा, आज़ादी की लड़ाई की शिक्षा, मुक्ति आंदोलन की शिक्षा, एक समाज को पैदा किया, एक 2 पीढ़ी को पैदा किया। और तब जो अमेरिका से लड़ सकते हैं वो कोरोना से भी लड़ सकते हैं। चीन सीमावर्ती देश, शुरू से अमेरिका और उसके दलाल सब जगह बोलने लगे ये चीनी वायरस, चीनी वायरस। तो क्या होगा ना, चीन के खिलाफ लड़ो। और वियतनाम ये दिखाया कि किस तरह से लड़ा जा सकता है। सिर्फ लड़ना नहीं, राशन आपने देखा होगा, जैसे एटीएम होता है,
जैसे पानी का नल होता है वैसे चावल का नल दिया गया रास्ते में, जिसको चावल की ज़रूरत है, बाद में दूसरे सामान वो सब वहाँ से वो ले सकते हैं। कोई होड़ नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई लूट नहीं। यहाँ तो एनजीओ बेचारे बिस्कुट देने गए, केला देने गए, तो भूखे लोग, यूपी में देखिए आप, क्वारंटाइन में एक केला के लिए किस तरह से तरस रहे थे लोग। तो इंसानियत, मानवता, वामपंथी दृष्टिकोण से और दक्षिणपंथी दृष्टिकोण से दोनों चेहरा आपके सामने आया। गुजरात मॉडल और केरल मॉडल दोनों सामने आया। जो लोग इतना गुजरात मॉडल लिख रहे थे, आज वो गुजरात मॉडल की बात नहीं करते, और जिनको केरल के हाथी लेकर के इतना फिक्र है, वो केरल इंसान को किस तरह से बचाया, कोरोना को किस तरह से लड़ा, प्रवासी मजदूरों के साथ किस तरह से अतिथि के देवभाव की भावना से प्रेरित होकर काम किए, वो बात वो नहीं करते। वो इसीलिए नहीं करते कि उनका जो ढोंग है वो ख़त्म हो जाएगा, और हमारी जिम्मेदारी है उस ढोंग को ख़त्म करना। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जसवंत का कविता है। खैर, मुझे सफदर की एक बात याद आ गई उसकी कविता में। आप लोग जानते होंगे, मैं कविता नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्या अंधेरे में भी दिया जलाना चाहिए? बेशक अंधेरे में ही दिया जलाना चाहिए। सबसे तूफान जब आंधी होती है, उस वक्त आप दिया जलाए रखना, रोशनी बढ़ाना, वो बहुत बड़ा चुनौती होता है। लेकिन उस अंधेरी रात में, आंधी के बीच में दिया जलाना ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। और आज इस आफत के दौर में वामपंथियों का एक बड़ा परीक्षा है। जो हम दीवार में लिखते हैं, जो हम नारा बुलंद करते हैं, जो हमारे दस्तावेज में लिखते हैं, जो सोच को हम समझते हैं, जो सपना हम देखते हैं, वो सबको जनता के बीच में उतारने का मानविक दृष्टिकोण से एक बड़ा जिम्मेदारी है। हम जो सामाजिक बात करते हैं, देखो सामूहिक के जो हमारा सब किचन चल रहा है बंगाल में, बहुत जगह, आपके वहाँ भी रिलीफ के साथ साथ अभी कम्युनिटी किचन। उदारीकरण के दौर में हमें कहा गया अपना अपना खुद देख, सेक अपना देख, अकेले हम नहीं बच सकते। तो कम्युनिटी फीलिंग, साझा चूल्हा, हमारा साझा शहादत है, साझा विरासत है, और लड़ाई भी साझा होता है, बचना भी साझा होता है, और इसलिए एक दूसरे को साथ लेकर के ये कोशिश जारी रहा और रखना पड़ेगा। वियतनाम की बात की है, लाओस की बात की है, क्यूबा की बात की, हाँ ये सब ये सामाजिक सोच है। अकेले ट्रम्प बचा देगा, अकेले मोदी बचा देगा, अकेले नीतीश कुमार बचा देगा, नहीं, पूरा समाज के लोगों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। और वो ये जोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, जात पात की लड़ाई में हमें ढकेलना चाहते हैं। इसलिए सबको एक होना पड़ेगा, एकता की लड़ाई। वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? बहाना में किस लिए कहा कि कोरोना से लड़ना, तो मैं बोल दिया। अभी देखो आज के दिन में खुद दिल्ली में एक बेटी कह रही हमारा बाप बीमार है, कोविड पॉजिटिव है, उसको अस्पताल में भर्ती करना है। अस्पताल के सामने लोक नारायण जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के हॉस्पिटल के सामने हम खड़े हैं, लाइन में है, भीड़ है। बाद में उन्होंने कहा कि पिताजी मर गए। अभी कहती है कि हमारा पूरा परिवार, उसके घर के बच्चे, भाई, बीवी, बच्चा, माँ, ये सबका कोविड का टेस्ट कराना है। कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार का कहीं कोई निशाना नहीं है। लोग मजबूर हैं। खुद दिल्ली में ये हालत है, तो आप समझ सकते हैं गांव में, छोटे शहरों में, दूर दराज के इलाके में क्या स्थिति है। सरकार को क्या सूझा? एक तरफ 20 लाख का पैकेज का घोषणा किए, लेकिन किस तरह से कोयले खदान को अदानी के हाथ में दिया जाए, किस तरह से पब्लिक सेक्टर जो डिफेंस यूनिट है उसमें एफडीआई को लाया जाए। गुजरात की सरकार इस दौर में किस तरह से जमीन को, आदिवासियों को विस्थापन करके, पुलिस के जरिए खदेड़ करके उस जमीन को दखल किया जाए, वो काम कर रहे हैं इसी दौरान। ऐसे
बाली खदान में, हमारे यहाँ बंगाल में बालू का लूट हो रहा है, आपके यहाँ बिहार में भी होता होगा। वो हमारे जो प्राकृतिक संपदा है उसको लूटने का बहाना निकाले हैं। हमारी जो राष्ट्रीय संपदा है उसको लूटने का बहाना, हमें लॉकडाउन करके घर के अंदर ढकेल करके, राजनीतिक तमाम काज काम बंद करके मोदी अमित शाह ये कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से संपदा को लूट किया जाए। और अपने भाई भतीजा जो लोग चुनाव में उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा दिए थे, जिनकी लागत से, जिनके पैसे से हवाई जहाज चढ़ करके पैकेज घोषणा करते हैं, जिनके पैसे से हिंदू मुसलमान का दंगा लगाते हैं, जिनके पैसे से मोदी का पटना से लेकर के ह्यूस्टन तक नारा लगवाते हैं, उनको भी इसी बहाने उनके हाथ में हमारा उद्योग, कृषि, कामकाज देना है। आज हमारे पास सबसे बड़ा संकट है, रोजगार नहीं है लोगों के पास। जो पहले से बेरोजगारी थी और लाखों लोग रोजगार से हट गए, उनका पगार नहीं है, उनके पास खाने का पैसा नहीं है, उनके पास अनाज नहीं है। सरकार के मंडी में, गोदाम में अनाज सड़ रहे हैं, आप देखें, लेकिन सरकार वो अनाज देने के लिए तैयार नहीं, उससे वो शराब बनाने के लिए तैयार है। उसको सड़ा करके उसको आधे दाम में, पौने दाम में बेचने के लिए तैयार है प्राइवेट कंपनी के पास। जो लोग रिलीफ कर रहे हैं उनको भी वो सस्ते दाम में वो चावल गेहूँ देने के लिए तैयार नहीं है। बिना पैसे में बांटना तो छोड़ दो। इसलिए हम खाद्य सुरक्षा के अधिकार की बात कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा के कानून के मुताबिक सबको अनाज देना सरकार की जिम्मेदारी है और अनाज मांगना हमारी जिम्मेदारी है, कोई भीख नहीं है। लेकिन इस देश का तंत्र ऐसा है, पार्लियामेंट, सरकार तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक मुंह मोड़ लिए। 2 महीने बाद जब जस्टिस गौड़ा ने लिखे तब सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदगी आई। बात साफ है, आप कोर्ट के राय के खिलाफ बोलो तो कहेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप ये धर्म के ठेकेदार के खिलाफ बोलो तो आपको कहेंगे कोई काफिर या विधर्मी, नास्तिक। और आप सरकार से सवाल पूछो तो कहेंगे ये राष्ट्रद्रोही है, यूएपीए लगाओ। वो हमें जीने नहीं देंगे और हमें ये अहद लेना पड़ेगा, हम लोगों को मरने नहीं देंगे। लेकिन ये सिर्फ नारा नहीं, अगर इसका वो चुनौती लेना है तो सबको एक साथ होना है, एकता। हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो मानव अधिकार है, उसको बचाना है और ये हमारा हक है। रिलीफ कोई भीख नहीं है। मजदूर संपदा बनाते हैं, किसान अनाज उगाते हैं, ज़रूरत में उसको वो देना पड़ता है, वो उसका हक है। वो उनके गोदाम में सड़ रहा है, वो उनके मकान में जमा है, वो उनके अकाउंट में जमा है। मिलियनियर्स और बिलियनियर्स बन रहे हैं। पूरे विश्व में इस 2 महीना कोरोना के दौर में जो सुपर रिच हैं, जो मिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स का संपदा है, उनका संपत्ति बड़ा है हमारे देश में भी। लेकिन वो अपने मजदूर को, अपने कर्मचारी को तनख्वाह देने से इनकार कर रहे हैं, जैसे सरकार लोगों को राशन देने से इनकार कर रही है। इसलिए हमें अनाज का मांग और रोजगार का मांग करना है। उसके साथ साथ कोरोना से बचने के लिए टेस्ट सरकार नहीं चाहती, लेकिन टेस्ट केरल ने दिखाया, जितना टेस्ट बढ़ेगा उतना डिटेक्ट होगा, उतना ट्रैकिंग होगा, उतना ही समाज के अंदर वो सचेतता तो लेकर के वो कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, ये टेस्ट करना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि टेस्ट करने से सच्चाई सामने आएगी। तो सच्चाई को छुपा रहे हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। ये दिखावा, बनावट का वसूल, वो लोगों के आंख में पर्दा डाल दिया था। दूसरी बात है कि इस समय हमारा ये कोशिश होना चाहिए कि निचले सतह में लोगों के साथ संपर्क साधना। वो अभी वर्चुअल रैली करेंगे, लाखों करोड़ रुपए का खर्च करेंगे, मीडिया में विज्ञापन देंगे। आप देखें, वो प्रवासी मजदूर को ट्रेन नहीं दे सकते, राशन नहीं दे सकते, लेकिन अंग्रेजी अखबार में कौन पढ़ता है वो पता नहीं, उसमें पूरा पेज का विज्ञापन दे रहे हैं, मोदी जी मेरे प्यारे मजदूर भाइयों। और दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों को का सहारा बनने के लिए 8 घंटे का शिफ्ट 12 घंटा कर रहे हैं, मजदूर कानून में संशोधन कर रहे हैं। इसी दौरान वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि चलो कोई रुकावट नहीं होगा।
हम अकेले एकदम जैसे राष्ट्रपति ट्रंप की तरह एक व्यक्ति सरकार चलाएंगे, पार्लियामेंट भी नहीं रहेगा। इसी दौरान वो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, उनके आवास, पार्लियामेंट भवन, उसका 20,000 करोड़ रुपया देकर के किस तरह से उसको बनाया जाए नए सिरे से, और गुजरात का कौन कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिले वो लेकर के व्यस्त हैं। गरीब को खाना किस तरह से मिले उसको लेकर उनको सोच नहीं है। इसी दौरान वो बिहार और बंगाल के चुनाव में किस तरह से जीत हासिल करे उसके साजिश में लगे हुए हैं। इनका ये मुखौटा जो है इसको हटाना पड़ेगा। और पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति खराब है। ये संकट पूंजीवाद का संकट है और इस संकट से निपटने के लिए पूंजीवाद, पूंजीतंत्र के विरोध में लड़ना है। वो मुनाफा के अलावा दूसरा कुछ नहीं सोचते। सरकार पिछले साल 2.25 लाख करोड़ रुपया टैक्स राहत दिए थे बड़े बड़े पूंजीपतियों के कि वो रोजगार सृजन करेंगे। कहाँ गया वो पैसा? और रिजर्व बैंक से उतने रुपया वो निकाले थे। आज हमारा राजस्व में घाटा है उतना। सरकार कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है। वो बड़े बड़े पूंजीपति को दिए थे और अभी भी कहते हैं जो पैकेज है उसके अंदर हम कितना कर्ज देंगे, कितना क्या फ़ायदा देंगे, वो अपने अपने पूंजीपतियों को किस तरह से उनके हाथ में हमारा कंपनी को डाल देंगे, हमारा संपदा को दे देंगे। हम इसलिए मांग कर रहे हैं कि 3 महीना ये तमाम लोग उनको फ्री राशन का बंदोबस्त करना पड़ेगा उनके लिए, और उनके खाते में जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात करते हैं कम से कम 7,500 रुपया करके देना पड़ेगा। ये पूरे विश्व की अर्थनीति, पूरे देश के अर्थनीति जो समझने वाले लोग हैं ये सब कह रहे हैं। चूँकि जब एक बार चक्का बंद हो गया उद्योग का, कारोबार का, तो उसको फिर से चलाने के लिए आपको मैं एक मुहावरा देता हूँ। जब वो क्या बोलते हैं, जब गाड़ी का पहिया कादा में अटक जाता है तो उसको जब फिर से चलाना पड़ता है तो उसको कंधा से दे करके वो बैलगाड़ी का, सिर्फ बैल संभव नहीं होता है, कंधा लगाना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है। वो कौन करेगा? जो मजदूर है। दूसरा ये लोग जो कहते हैं कि पूंजीवादी लोग वो पैसा कमाते हैं और वेल्थ क्रिएटर, जब उसको वो जो कोई भी फ़ायदा देते हैं तो ये इनके वित्त मंत्री, इनके अर्थ मंत्री, इनके ये दक्षिणपंथी जो समझदार लोग वो कहते हैं, मीडिया में आप देखेंगे बोलेंगे दे आर वेल्थ क्रिएटर, वो संपदा का सृजन करते हैं। आज जब लाखों मजदूर लौट के चले आए, किसका बाप का मजाल है? कौन पूंजीपति का वो संपदा बनाएगा? संपदा वो सृजन करता है। संपदा तो जो लोग सदियों से खेत में, खलियान में, खान में, खदान में मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, वो संपत्ति तैयार करते हैं। और अदानी अंबानी लोग वो संपत्ति अपने पास जमा करवा देते हैं। मोदी अमित शाह ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि वो पैसा उनके घर में चला जाए, आपके घर से। सीधा बात है। इसलिए अभी ज़रूरत है कम से कम अभी ये गरीब जनता के हाथ में पैसा देना। इसलिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। जब गरीब के हाथ में पैसा आता है तो वो पैसा लेकर के गरीब के हाथ में जब वो पैसा आता है। ओके, रीना गांगुली, वाइब्रेशन मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, रीना गांगुली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बंगला में बंगालियों के लिए बोलता रहता हूँ। आज ये हम हिंदी वासियों के लिए और बिहार की जनता के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में थोड़ा राजनीतिक और अर्थनीतिक बात करूँ। हमारा पार्टी का CPIM का वेस्ट बंगाल के पेज में और यूट्यूब में ये तमाम बातें आप बंगला में देख लेंगे। हाँ, अशोक सिंह जी कह रहे हैं कि आवाज़ ठीक है। ठीक है, तो बात भाषा की समस्या है, आवाज़ की नहीं। खैर, तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था? कौन सुन रहे हैं? मैं देखता हूँ सही ढंग से। मैं अपनी बात से अलग भटक गया। यहाँ जो पोस्ट हो रहा है उसको देख करके। खैर, तो ये जो
संपदा बनाने वाले जो लोग हैं उनके हाथ में पैसा देना पड़ेगा। जब गरीब के हाथ में पैसा आता है तो वो पैसा लेकर वो बाजार में जाएंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए सामान खरीदेंगे। तब ये डिमांड तैयार होगा। उनके पूंजीपतियों का ही जो सोच है। अगर डिमांड तैयार नहीं होगा और वो भारत गांव में बसता है, तमाम छोटे मझोले शहर में बसता है, ये बाजार में आएंगे तब सामान, तब बाजार, तो लॉकडाउन खुल जाएगा। आप नाम बदल दो, लॉकडाउन 5 के बजाय बोलो अनलॉक 1। ये बीजेपी वाले सिर्फ नाम ही बदलते हैं। अभी कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदल करके इसी दौरान कल कैबिनेट में फैसला किए हैं कि श्यामा प्रसाद के नाम पर रखेंगे। जो डॉक का नाम नेताजी डॉक है, उसी के ऊपर कलकत्ता पोर्ट के नाम वो श्यामा प्रसाद के नाम में रखेंगे। उनका राजनीति है। मुगल सराय स्टेशन के नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिए, तो उससे क्या हुआ? जो जनता मुगल सराय ट्रेन सफर करती थी उनको कुछ राहत मिला इस दौरान? हम चाहते हैं काम दो, वो कहते हैं नाम लो। हाँ, ये ने राम शर्मा ने कहा वेल्थ क्रिएटर। तो संपदा जो तैयार करते हैं, जब रास्ता जब बंद हो गया या 3 महीना उसके हाथ में जो भी पैसा था वो ख़त्म हो गया, अपने को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, कोई रोज़गार नहीं है, तो फिर बाज़ार में आएगा कौन? आप अनलॉक 1 बोलो और लॉकडाउन 5 बोलो, तो बाज़ार को आप अगर डिमांड तैयार करना पड़ेगा। और ये मोदी, निर्मला सीतारमण क्या कर रही हैं? वो डिमांड साइड को नहीं देख करके वो सप्लाई साइड को देख रही हैं कि जो कंपनी को पैसा दो वो सामान बनाएगा। अरे वो गाड़ी बिकेगा नहीं, वो साइकिल बिकेगा नहीं, वो स्कूटर बिकेगा नहीं, वो सामान बिकेगा नहीं अगर लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो कृषि में अगर उनके पास फिर से पूंजी नहीं आएगा तो वो अगला फसल वो बनाएंगे किस तरह से? उनको आपको देना पड़ेगा। वो आपको गैस का कीमत बढ़ा दे रहे हो, चाहे गैस का कीमत बढ़ाओ, चाहे खाद का कीमत बढ़ाओ। इस दौरान तेल का कीमत बढ़ाए हैं, पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ाए हैं, वो टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। किसके लिए? गरीब जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, और अपने ऊंचे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वो टैक्स को घटा रहे हैं। तो ये मामला एकदम साफ साफ है। हमें ये बात को सीधा तान करके बोलना पड़ेगा कि हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारे मेहनती जनता वो संपदा तैयारी करते हैं और उसको उस संपत्ति का हक है। और मोदी, अमित शाह, अदानी, अंबानी के लिए पाइपलाइन बना करके वो सब भेज रहे हैं उनके पास। ये चोरी है, यही धांधली है, यही भ्रष्टाचारी, सीधा सीधी बात है। और ये आवाज़ नहीं उठे, इसलिए जो आवाज़ उठाएंगे उनको फर्जी मुकदमा किया जा रहा है, उनको ऊपर काला कानून लगाया जा रहा है, उनके ऊपर लाठी चलाया जा रहा है, कल उनके ऊपर गोली चलाया जाएगा। और मीडिया के जरिए, IT सेल के जरिए एक तरफ विभाजन किया जा रहा है, जात पात, धर्म, मजहब के नाम पर, प्रदेश के नाम पर, और दूसरी तरफ वो अपना एक इमेज बना रहे हैं। ये हिटलर ने भी यही किया था, मुसोलिनी भी यही किया था, ट्रंप भी यही कर रहे हैं। लेकिन ना हिटलर बचे, ना मुसोलिनी बचे, ना ये ट्रंप बचे हैं। अगर ट्रंप नहीं बचेगा तो ये ट्रंप का चेला मोदी, अमित शाह भी नहीं बचेगा। बिहार की स्थिति में आता हूँ। नीतीश कुमार जी बहुत बीजेपी के खिलाफ बोले, प्रधानमंत्री का चेहरा के नाम पर उनको उभारने की कोशिश किया गया, फिर अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसी बीजेपी के साथ जा चले गए। बिहार का स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने डुबो दिया। अब ये बिहार की जनता और ये प्रवासी मजदूर जो लौट रहे हैं, इनके अंदर एक ताना बाना होना चाहिए। उनका अनुभव है, वो एक पीड़ा से गुजरे हैं, और बाकी जो पीड़ित लोग हैं इनसे सीधा संपर्क साधना पड़ेगा। एक व्यापक एकता तैयार करना पड़ेगा, और लाल झंडा ही सुर्ख पंचम लिए हुए लोगों का नेतृत्व कर सकेगा। मैं इसी लॉकडाउन से पहले बिहार में कई बार गया, और भी कई ज़िलों में जाना था, कॉमरेड कह रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जाएंगे भी, लेकिन आप लोग अपने काम काज तैयारी करते रहो। खास करके नए पीढ़ी के जो नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, DYFI, SFI, हमारे जो महिला समिति है,
और हमारा जो मजदूर संगठन है CIQ, किसान सभा, उसके साथ जो खेतियार मजदूरों का संगठन है, मध्यम वर्ग तमाम संगठनों के साथ आप इनको तेज़ करो। नए पीढ़ी के नए नौजवान वो और ज़्यादा आएंगे, उनके अंदर एक रोष पैदा हो रहा है, वो सरकार के दोष को देख रहे हैं, उनके पास आपके हमारी बातों को ले जाना पड़ेगा हर मुमकिन माध्यम से। और ये देश तब तक करवट बदला है जब तक बंगाल बिहार करवट बदला है, चाहे आपातकाल के विरोध में हो, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो बिहार का, चाहे सांप्रदायिकता के विरोध में 90 में हमने देखा, बिहार की लड़ाई, बंगाल की लड़ाई, और आज फिर ज़रूरत है। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। हमें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ उम्मीद लेकर के जीने का मतलब घर में हाथ थाम कर बैठना भी नहीं है। लोगों के बीच जाना है, लोगों को प्रेरित करना है, संगठन को मजबूत करना है, लड़ाई को जारी रखना है, लड़ाई को तेज़ करना है। और ये अमित शाह के झांसे में बिहार के लोग नहीं आए, ये हमें पूरे तमाम ताकत लगाकर ये देखना है। वो बहुत बड़ा पैसे को लेकर के और टेक्नोलॉजी को लेकर के जादूगरी दिखाता है। जैसे मैं लास्ट बात कहूँगा, मदारी खेल वाले पहले दिखाते थे ना, अभी ये डेड बॉडी ऊपर उठेगा, सब बच्चे भीड़ से देखते थे और वो बातों में फंसाते रखते थे। बहुत बार मैं भी कोशिश किया बचपना में देखने का, लेकिन वो डेड बॉडी ऊपर नहीं उठा, लेकिन हर बार लोग भीड़ करके वो देखते रहते थे और वो मदारी वाला मदारी खेला रहता था, पैसा इकट्ठा करके चला जाता था बेचारा, लेकिन वो डेड बॉडी कभी लाश ऊपर नहीं उठने को दिखा। ये अमित शाह मोदी भी फिर आएंगे, फिर डुगडुगी बजाएंगे, फिर पटना में कोई छोटा मोटा ब्लास्ट भी करवाएंगे और फिर उसके बाद एक उत्तेजना भी फैलाएंगे। और अभी तो नीतीश कुमार को साथ में लिए हैं, लेकिन बीजेपी का इतिहास है, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह पुराना जनता दल का जो हिस्सा था, पुराना सोशलिस्ट का जो हिस्सा था, ये सब के साथ वो पहले RSS वाले संपर्क साधे, 2 कदम चले और तीसरे कदम में उनको निगल कर खा गए। आज जो लोग नीतीश कुमार को देख रहे हैं, वो नीतीश कुमार को भी देखने नहीं मिलेगा। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में वो तमाम पुराने जयप्रकाश नारायण के अनुयायी लोग, सोशलिस्ट लोग, तमाम पुराने कांग्रेस के नेता, जो लोग रातों रात एक नाव से दूसरे नाव में गए थे, बीजेपी का दामन पकड़े थे और समझे थे चोली और दामन का रिलेशन होगा, वो खुद देखे हैं कि क्या स्थिति में है। ये प्रलय सेन गुप्ता बाद में आए हैं, बंगला में किए हैं। मैं पहले चीन के बारे में बोला हूँ, बाद में बोलूँगा, कभी बंगला में जब होगा आप सुनेंगे, अगर अच्छा रहेगा। अभी जो आज का मुद्दा था, आपको मालूम है, कोरोना का बहाना से जो पूंजीपतियों का स्वार्थ बनाना है, मुनाफा कमाना है, वो उजागर करना था। और उससे हटाने के लिए ही ये सब वो चीन जापान की कहानी लोग दिखा रहे हैं मीडिया में। अगर वो देखना है तो आप रिपब्लिक TV में देखिए। धन्यवाद, नमस्कार, लाल सलाम।